के प्यारे साथियों, लिबरस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। यद्यपि कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि घर से बाहर निकलते वक्त जो सावधानियां बताई जा रही हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उनका पूर्णतः पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। हम अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के सीड्स विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू वर्तमान में अमेरिका के नागरिक हैं, यद्यपि उनकी शिक्षा भारत में ही हुई है। मद्रास आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहीं बस गए। वर्तमान में वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रेडमैन सेंटर के निदेशक हैं, ब्रेडसन सेंटर के निदेशक हैं ये, और साथ ही ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी से भी जुड़े हुए हैं, उसके वो गवर्नर हैं। तो महत्वपूर्ण पद पे हैं वो, और इनको जो अमेरिका की सीड्स विज्ञान संस्था है, विज्ञान बोर्ड, उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, और ये ऐसे तीसरे भारतीय हैं, अमेरिकन भारतीय आप कह सकते हैं इसको, कि जो अमेरिका के नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, जिनको ये सदस्यता मिली है। तो अब हम प्रश्न रूप में अगर इसको देखें तो पूछ सकता है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के सीड्स विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आप उसको बता सकते हैं कि सुदर्शनम बाबू। अब आते हैं हम दूसरे बिंदु पर। हाल ही में सऊदी अरब ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। इस समय वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और आप जान रहे हो कि कोविड-19 के कारण अब कोई भी बैठक या सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, वो वर्चुअल ही हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। साथ बैठ के जैसे पूर्व में होती थी उस तरह से नहीं हो रही है। तो ये बैठक भी G20 की जो आयोजित की गई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। और ये जो सम्मेलन G20 का हुआ, उसमें मुख्य विषय था खाद्य सुरक्षा, यानी कोविड-19 के बाद से जो वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें जो गरीब तबका है उसको भोजन पर्याप्त मिलता रहे, इसके लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो इस दृष्टि से ये सेमिनार आयोजित किया गया था। अब आते हैं कि G20 है क्या। दरअसल हम इसको ये समझें कि G20 क्या है। दरअसल 1999 में G7 के मंत्रियों की बैठक चल रही थी। G7 आप जानते हैं कि दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, और उसी बैठक जो चल रही थी वो ऐसी पृष्ठभूमि में चल रही थी कि पूरी एशिया जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब चूंकि आप ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी एक बड़े देश में भी अगर कोई आर्थिक संकट पैदा होता है तो वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव दिखता है। ठीक उसी प्रकार से एशिया की मंदी का प्रभाव भी पूरे विश्व पर पड़ रहा था। तो G7 के देशों ने ये सोचा कि आर्थिक स्थिरता कायम करने के लिए कौन से उपाय सुनिश्चित किए जाएं, और इसी क्रम में उन लोगों ने दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन बनाने का कार्य किया, और जिसे नाम दिया गया G20। और ये G20 जो है आज 2008 से लगातार इसके शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें देश का नेतृत्व करने वाले लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा अन्य बैठकें भी होती हैं, अन्य मंत्रियों की भी बैठकें होती हैं। और अगर G20 की इंपॉर्टेंस को आप समझना चाहते हैं तो आप इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि
वैश्विक अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का 85%, कुल जीडीपी का, वैश्विक अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी का 85% ये G20 के देशों में समाहित है। यानी बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं वो 15% में है और G20 में 85%। और जहां तक आप बात करोगे कि वैश्विक व्यापार का, तो आप वैश्विक व्यापार का लगभग 75% इन्हीं देशों के बीच होता है, इन्हीं देशों द्वारा होता है। और ये कुल दुनिया की जनसंख्या का 2/3 कवर करते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो G20 है वो पूरी दुनिया का एक निचोड़ कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है। तो अगर इनके बीच समन्वय हो, तालमेल हो, गतिविधियों को संचालित, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, आपसी मशवरे से कदम उठाए जाएं, तो आर्थिक स्थिरता वैश्विक स्तर पर हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया था और ये चल रहा है। तो इसी में कृषि मंत्रियों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भाग लिया। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता दूं कि विगत 11 अप्रैल को ऊर्जा मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ था इसी तरीके से, जिसमें भारत के ऊर्जा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया था। तो जिस तरीके से एक सारी अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ चुकी थी कोविड-19 के कारण, उसमें जो निम्न तबका है उसको भोजन की एक व्यवस्था करना, सुनिश्चित करना, और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से इससे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई वो थी उस विषय से संबंधित। और इसके अलावा ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें चूंकि अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया था, संचार के साधन रोक दिए गए थे, तो ऊर्जा की खपत भी कम हुई, पेट्रोलियम का भी जो है वो खपत कम हुई। तो इससे एक मंदी का दौर पेट्रोलियम बाजार में भी आया है। उससे उबरने के लिए कौन से उपाय किए जाएं, इसको लेकर भी ये G20 की बैठक आयोजित की गई। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, तो इस तरह से कुल संख्या हो जाती है 20। तो कुल मिला के ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। तो क्वेश्चन को आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको फॉर्म करना है और देखना है इसको, जिससे आप जुड़ सकें इससे। तो हाल ही में सऊदी अरब में G20 देशों के कृषि मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 142वीं है। और यह सूचकांक जो जारी किया जाता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। ये एक निजी संस्था है जो पूरे विश्व में देशों के अंदर प्रेस को कितनी आजादी मिली हुई है, कितनी उनको अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, सरकार का कितना वो मूल्यांकन निष्पक्ष होकर कर पाते हैं, पत्रकारों को कितनी सुरक्षा प्राप्त है, पत्रकारों पर हमले वगैरह न हो रहे हैं, उनको पूरी अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई हो, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ये मूल्यांकन किया जाता है कि उस देश में प्रेस कितना स्वतंत्र है। इस दृष्टि से भारत जो है वो 142वें स्थान पर है। और पिछले वर्ष 2019 की बात आप करोगे तो हम थोड़ा सा इससे अच्छी स्थिति में थे, यानी 140वीं रैंकिंग थी हमारी। थोड़ा सा हम 2 पायदान और नीचे गिरे हैं, ये चिंता का विषय है। विशेष रूप से पत्रकारों पर जो हमले हुए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ये सूचकांक भारत का जो है वो नीचे आया है। दरअसल प्रेस को जो है वो 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो। और अगर वो निष्पक्षता से कार्य करे, स्वतंत्रता से कार्य करे, तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है और सही मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। तो प्रेस की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार को भी प्रेस के माध्यम से जनता के दृष्टिकोण को जानने का और अपने कार्यों का सही मूल्यांकन करने का
एक माध्यम कह सकते हैं कि प्रेस है। तो प्रेस की आजादी किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए अगला बिंदु जो हमारा है वो है विश्व बैडमिंटन संघ BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किए गए आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को बनाया गया है। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुकी हैं पीवी सिंधु, भारत का लगातार नाम ऊंचा कर रही हैं और वैश्विक जगत में भी इनको एक पहचान मिली है बैडमिंटन की दुनिया में। तो उनको एक सही एम्बेसडर माना गया IM बैडमिंटन अभियान का। ये विश्व एथलेटिक संघ और ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जो वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, उनके लिए मानक और रूल्स बनाता है। तो कुल मिला के इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो पीवी सिंधु को बनाया गया है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में तो 9 देश इसके सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ के हो गई है 176, 176 इसके सदस्य देश हैं। और BWF का जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, मलेशिया की मुख्यालय है। कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी भी है। अगला बिंदु जो हमारा है वो है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने इजराइल में अपना पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है, क्वेश्चन में सीधा सा प्रश्न है कि किस कंपनी ने इजराइल में अपना पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट है कोरोना महामारी के दौरान ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। इसे ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने लॉन्च किया है। ये बड़ी खबर इसलिए बनी कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं, ऐसे समय एक सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण करना अपने आप में खबर बनती है। और खासकर जो बैकग्राउंड है इसका, आप जानते हैं कि 3 जनवरी को जब अमेरिका ने अपने एक ड्रोन हमले से सुलेमानी साहब को, कासिम सुलेमानी साहब को जो है वो उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से ईरान बड़ा नाराज था क्योंकि कासिम सुलेमानी जो है वो ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उसके बाद से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। तो इस प्रकार से उन पे हमला माना गया कि ईरान की संप्रभुता पर हमला है और उसने बड़ा आक्रामक रुख अपनाया और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पे उसने हमला भी किया, ऐसा ईरान ने बताया था। तो एक तरीके से काफी तनातनी हो गई थी ईरान और अमेरिका के बीच, यानी पश्चिम एशिया में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। और ऐसी स्थिति में जब अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगा के ध्वस्त करने की फिराक में था, ऐसे समय पर ईरान द्वारा इस तरीके का जो है उपग्रह का प्रक्षेपण अपने आप में एक बड़ी खबर बनता है। ये कासिद उपग्रह से छोड़ा गया नूर, और एक वर्तमान परिस्थितियों में जैसा मैंने बताया ये बड़ी खबर तो नहीं होती, लेकिन चूंकि अब जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बड़ी खबर ये बन गई कि कोरोना महामारी के दौरान चूंकि ये छोड़ा गया और इसकी जो मैंने बैकग्राउंड बताया आपको किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच परिस्थितियां बनी हैं, तो नूर जो है पूछ सकता है कि नूर जो है वो किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये ईरान का सैन्य उपग्रह है। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर। चीन ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट
आइए चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। आभासी अदालत क्या है भाई? आभासी अदालत से तात्पर्य है कि मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण जिस तरीके से एक जगह एकत्र नहीं हो सकते लोग, तो अदालतों में कामकाज बाधित हो रहा था। बहुत सारे मुकदमे आप जानते हैं पहले से पेंडिंग हैं, तो काम जारी रह सके इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो मुकदमों की सुनवाई की जाए, और इसको करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी आभासी अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा बिंदु है कि प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोविड-19 का उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल जो है वो KGMU बन गया है। तो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये विश्वविद्यालय बन चुका है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और ये प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोविड-19 का उपचार शुरू किया है। ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी क्या है? दरअसल जो लोग कोविड-19 से संक्रमित रहे हैं, जिनको कोरोना बीमारी हुई और स्वस्थ हो गए वो इलाज के पश्चात, तो उनके खून से, ब्लड सैंपल से प्लाज्मा लेकर और संक्रमित व्यक्ति को वो चढ़ाया जाएगा, जिससे कि उसके अंदर वो क्षमता विकसित हो सके कि वो इस बीमारी से लड़ सके। तो इसकी एक शुरुआत की गई KGMU द्वारा। तो ये पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है जिसने प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोविड-19 का उपचार शुरू किया है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन फर्स्ट नाम दिया है। चीन मंगल अभियान शुरू करने जा रहा है, और इस मंगल अभियान शुरू करने के लिए वो उसने कहा है कि वो तियानवेन श्रेणी के भेजेगा यानों को। मंगल के चट्टानों की खोज, उनमें जो मंगल की क्या परिस्थितियां, उनकी व्यापक खोज वो करेगा। तियानवेन का शाब्दिक अर्थ होता है चाइनीज भाषा में स्वर्गिक प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न। दरअसल एक चीन के कवि हैं कु युआन, उन्हीं की कविता है तियानवेन। उन्हीं को चुना गया इस नामकरण के लिए कि स्वर्ग से प्रश्न पूछा जाएगा और उससे उत्तर लिया जाए। तो इस मंगल अभियान के लिए चीन ने जो अपना मिशन इस वर्ष के अंत तक यानी 2020 के दिसंबर तक ये जो अपना यान भेजेगा, उसे नाम दिया है उसने तियानवेन फर्स्ट। तो याद रखिएगा तियानवेन फर्स्ट, चीन का मंगल अभियान। अब आते हैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की ओर। सबसे पहला है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। तो दरअसल पृथ्वी दिवस की शुरुआत अमेरिका के एक सीनेटर थे जेराल्ड नेल्सन, उन्होंने 1970 में पृथ्वी पर पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, इसमें अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने एक शुरुआत की थी। और इसी कारण जो है ये पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है कि पृथ्वी को हम पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सकें, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकें
कि वो इस दिन कम से कम इस विषय में सोचें कि किस तरीके से हम पृथ्वी को मानव और बाकी जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित रख सकें। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये किया गया। क्लाइमेट एक्शन इसका थीम रखा गया। थीम भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, थीम भी पूछता है एग्जाम्स में। तो इसका थीम था जलवायु कार्यवाही यानी कि क्लाइमेट एक्शन। चलिए, तो पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि पंचायत दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल के ही दिन 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। पंचायतों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में एक तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया गया, जिसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। तो इस तरीके से गांव में लोगों की अपनी सरकार बनी। विकास के लिए उनको अपने दृष्टि से सोचना था, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सोचना था, खुद तय करना था, खुद करना था। तो एक तरीके से एक क्रांतिकारी कदम था। पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने ये संविधान संशोधन किया था और 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल ये मनाया जाता है पंचायत राज दिवस के रूप में। और दरअसल इसकी महत्ता इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतने बड़े देश में अगर शासन को संचालित करने के लिए एक ही सत्ता का केंद्र बिंदु हो तो निरंकुशता बढ़ सकती है और सब तरफ ध्यान समान रूप से पड़े, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी शुरुआत, जो पंचायत दिवस है, इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरू से नहीं हुई थी, बल्कि 2010 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो 2010 जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया था कि हम पंचायतों को और सशक्त बनाएं, उनको और अधिकार दें और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें कि किस तरीके से हम पंचायतों को और मजबूत कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। अब की बार जो पंचायत दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की, यानी पंचायतों को पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड किया जा सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन 2020। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौर में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने पंचायत दिवस पर पंचायतों को भी पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने के लिए ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की। इसके साथ साथ आप इस बात को याद रखिएगा कि 73वां अमेंडमेंट जो है, हम संविधान में इस बात को पढ़ते हैं, 73वां अमेंडमेंट पंचायत राज प्रणाली की स्थापना संवैधानिक रूप से की गई, इस दिशा में किया गया प्रयास था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो 24 अप्रैल हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष एक नया काम जो प्रधानमंत्री ने 2010 में इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की थी, और इस वर्ष हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की, जिससे गांवों को अधिक से अधिक हम डिजिटलाइज कर सकें। चलिए अगले बिंदु की ओर आते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। एक डाटा मैंने पढ़ा था कि 2012 में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की मौत जो हुई थी वो मलेरिया के कारण हुई थी। मलेरिया जो फैलता है वो प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छरों के कारण होता है,
और ये दक्षिण एशिया, बल्कि कह लीजिए पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप में ज़्यादा फैला हुआ है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इससे थोड़ा अछूता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो दूसरी दुनिया के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेती है कभी कभी ये, और इससे बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। तो ये दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए और मच्छरों से दूरी बनाई जाए, कुछ ऐसे संसाधन और ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे कि हम मच्छरों को मानव बस्तियों से दूर रख सकें, उनको पनपने न दिया जाए, जिससे इस बीमारी पर नियंत्रण लगाया जा सके। ये WHO ने इसको जो है स्वीकृत किया है विश्व मलेरिया दिवस को। 8 दिवस जो WHO द्वारा एफिलिएटेड हैं उसमें विश्व मलेरिया दिवस भी है। इसकी थीम तो इस बार थी 2020 की, वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, यानी शून्य मलेरिया जो होगा वो हमसे शुरू होगा। हम अपने आप को मलेरिया से सुरक्षित रखने के सारे उपाय करें तो स्वतः ही हम देखेंगे कि पूरा वैश्विक जगत धीरे धीरे मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। चलिए हम आज के अपने अंतिम बिंदु पर आते हैं। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और वर्तमान यानी इस 2020 की थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। जो भी आपके अनुसंधान हो, आविष्कार हो, नई प्रवृत्तियां, नई सोच हो, वो हरे भविष्य के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है। इनोवेशन, जो एक नई सोच, नए आविष्कार की बात हो रही है, वो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है कि विकास का जो मॉडल हो वो पूरी तरीके से समावेशी हो, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित पृथ्वी देकर जाएं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करके जाएं। अब बौद्धिक संपदा से तात्पर्य क्या है? दरअसल आप मानव जो है वो अपने मस्तिष्क से नई नई रचनाएं करता है, जैसे कि लेखन में, फिल्मों में, अनेक साहित्यिक कलाकृतियों के माध्यम से। तो इसको कॉपीराइट दिया जाता है कि कोई ऐसी कलाकृति जो नई विधा लेकर आई हो तो उस पर अधिकार जिसने उस कलाकृति को सर्वप्रथम बनाया उसका होता है। ऐसे किसी उसका प्रयोग करना हो किसी और जगह पर तो उस व्यक्ति से उसको कॉपीराइट लेना होगा। तो नई रचनाओं के लिए, बौद्धिक रचनाओं के लिए कॉपीराइट मिलता है। इसके अलावा औद्योगिक आविष्कारों के लिए पेटेंट रखा गया है कि कोई नया औद्योगिक आविष्कार किया जा रहा है तो उस पर पेटेंट दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसने ये नया आविष्कार किया था, और कोई भी उस आविष्कार को प्रयोग करेगा तो उसकी रॉयल्टी उसको देगा। इसी तरीके से ट्रेडमार्क है। तो 1967 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी, और WIPO इसको हम WIPO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूएनओ का एक अभिकरण है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग भी नवाचार का प्रयोग करके, नई तकनीकियों, नए आविष्कार का प्रयोग करते हैं, उनको कुछ आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी इससे प्रेरणा भी मिलेगी, और लोग जो है वो नए नए आविष्कारों को करके वैश्विक समाज को पूरी तरीके से लाभान्वित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी इनोवेटिव फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। करंट अफेयर्स मई की शुरुआत हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।